तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानाकाशी संप्रदाय डैश से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। जैन धर्म जो है उससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जैन धर्म ये जो संप्रदाय है स्थानाकाशी, इसकी स्थापना सन 1653 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो में 50 MCQ है और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा उसको लेकर 100 MCQ बनते हैं। और ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताऊंगा वो हर एक एग्जाम में पूछा गया है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में क्विज का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्विज का आंसर भी बताया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन सा ये आपको बताना है। क्लास टाइमिंग जरूर नोट कर लीजिए। रात को डेली 9 बजे क्लास होता है जीके जीएस का, और मैथ्स का शाम को 4 बजे होता है, मैथ और रीजनिंग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे से परिचित। बाकी सारे सही हैं यहाँ पे, ये कथन गलत है। देखो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों के नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे और मातृ देवी की उपासना रखी जाती थी, मगर लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसने 1638 से 1663 के बीच भारत की 6 बार यात्रा की। हीरा के व्यापारी होने के कारण हीरा व्यापार के बारे में इसका विवरण महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कथन किस यात्री से संबंधित है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेवेनियर के बारे में यह बताया जा रहा है उपरोक्त कथन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पीटर मुंडी की बात कर लें तो ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन से किस शासक के शासनकाल में पीटर मुंडी भारत आया था, तो ये शाहजहां के शासनकाल में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 कथन दिए गए हैं और कौन सा सही है ये आपको बताना है। कथन पढ़िए। तो चलिए सबसे पहले कथन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन शिमला सम्मेलन के दौरान वायसराय था, जो कि यह गलत है। ठीक है, दूसरी बात जो है, भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 तब घटित हुआ जब केवल मुंबई में नाविकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, तो यह कथन भी गलत है। और यह मुंबई में नहीं घटित हुआ, यह कराची में घटित हुआ था। ठीक है, सिर्फ मुंबई नहीं, केवल मुंबई दिया यहाँ पे, मुंबई और कराची दोनों होगा यहाँ पे, मुंबई और कराची, तो ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कथन जो है, ठीक है 2 ही कथन था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है जिसने राज्य के हासिल यानी वास्तविक संग्रह को तैयार कराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे बीपीएसएससी पैटर्न पर आधारित है और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम क्या था जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना सन 1883 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति किस प्रकार की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्जन चाहते थे कि इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किसने अपने प्रतिद्वंदियों से अपने राज्य की रक्षा के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रतिद्वंदियों से अपने राज्य की रक्षा के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए कथनों पर विचार करना आपको। 3 कथन दिए गए हैं और कौन सा सही है इसमें से आपको चुनना है। कथन जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है। सबसे पहला कथन देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो यह जो है गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ, यह हुआ आपका मुंबई में। ठीक है, और डेट भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दूसरी जो कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई, और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सही कथन है। और ये कब कहाँ हुआ दूसरा अधिवेशन, ये पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में।
ठीक है, तीसरी कथन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था, लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो ये भी सही है, और 1916 में ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो ये लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किया था किसने? अंबिका मजूमदार ने। किसने? अंबिका मजूमदार ने। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। यानी कथन 2 और 3 सही है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। हर एक क्वेश्चन का मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो जरूर देखा करो, और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है। उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और केंद्रीय विधानसभा के लिए भी चुने गए थे, वह कौन थे? ये किसके बारे में बात की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लाला लाजपत राय के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने इतनी सारी बुक लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लाला लाजपत राय की एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, फेमस बुक है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय है। ठीक है, चलिए लाला लाजपत राय से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनका उपनाम जो है वो है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? लाला लाजपत राय थे। तो ये 4 पॉइंट आपको नोट करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक मेहता, TS रामानुजन और GG मेहता, ये थे संस्थापक। ठीक है, चलिए, और इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कि हिंदू मजदूर सभा का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल के हावड़ा में है। वेस्ट बंगाल के हावड़ा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर कर लेना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, बस आपको 1 सेकेंड लगता है, हाथ बढ़ा के लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, और आप लोग कमेंट करके बताते हो कि मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपको लगता है, बहुत अच्छा लगता है वीडियो, तो बस इसे शेयर कर दीजिए। जब आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसे शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये भी 1765 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है क्वेश्चन? पलासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया, उपरोक्त कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, KM पनिक्कर का यह कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1757 ईस्वी में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपको, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? इन ऐतिहासिक घटनाओं का सही आरोही क्रम में बताना है, कौन सबसे पहले हुआ, यानी छोटे से बड़े क्रम में सजाना है आपको। तो चलिए एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। तो ये हुआ था सन 1919 में, 1919 में। लखनऊ संधि हुई थी 1916 में, उसके 3 साल पहले। और द्विशासन का परिचय यानी द्वैध शासन का परिचय जो हुआ था ये 1921 में दी गई थी। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का परिचय ये 1909 में हुआ था। यानी सीक्वेंस क्या बन जाएगा यहाँ पे? 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये चारों डेट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। खजुराहो मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। खजुराहो मंदिर के संबंध में कौन सा गलत है आपको बताना है।
सबसे पहले कथन लेते हैं कि यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। चंदेल शासकों ने 900 एडी और 1130 ईस्वी के बीच खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। यह भी बिल्कुल सही है। और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह भी सही है। गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यह बौद्ध मंदिरों का एक समूह है, जो कि यह गलत है। यह बौद्ध मंदिरों का समूह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन? जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने सेट में मैं 3-4 बार ये ला चुका हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी को प्रारूप समिति का लिखने का सौंपा दिया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्रारूप समिति हुई थी, इसका गठन किसने किया था? गठन किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, गठन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। लेकिन महात्मा गांधी जी को ये कार्य जो है सौंपा गया था लिखने का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17, और उसमें जो है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में वो गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? 1952 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का आम प्रथम निर्वाचन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा का प्रथम निर्वाचन हुआ था 1952 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1956 में हुआ था। हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था। कब विभाजित हुआ था? 1966 में हुआ था। और भारत में प्रथम जनगणना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, वह हुई थी 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये हुआ था जनगणना। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि नियमित जनगणना भारत में कब प्रारंभ हुई थी? नियमित जनगणना जो कि हर 10 साल के बाद होती है, तो वह था 1881 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जरूर कर लेना। ठीक है, अच्छा, और ये जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट याद रखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। हरियाणा राज्य का विभाजन हुआ था 1966 में। भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और अगर नियमित जनगणना पूछ दे तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? फंडामेंटल राइट्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनाए जा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान देखना, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32 में ये चीज वर्णित है। मगर वही अगर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की बात कर दें तो वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18, इसका अगर हाई कोर्ट का पूछ दे, हाई कोर्ट का, तो आर्टिकल हो जाएगा 226। तो ये पॉइंट भी याद कर लो। सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है मौलिक अधिकारों की आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय करता है आर्टिकल 226 में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श ले सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 3 ऑप्शन आपके सामने है, बता दो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी से ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी ले सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, इसको हमारे संविधान के कौन से भाग में वर्णन किया गया है? तो ये भाग 4 में वर्णित है। इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछ दे तो ये आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 to 51 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमारे देश, हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक वीडियो बनाया था संविधान के स्रोत, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि हमारे संविधान में जो भी चीज़ लिया गया है
उसका स्रोत क्या है, कौन से देश के संविधान से लिया गया, वो चीज़ मैंने बताया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुल 29 विषय ऐसे हैं जिसपे पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वह कब किया गया था, तो 1993 में। ये क्वेश्चन भी बनता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए दिया गया है और उसका कारण दे दिया गया है। चलिए एक एक कथन पे हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहला कथन है, कोई भी उम्मीदवार बिना किसी सदन का सदस्य बने केंद्रीय मंत्री बन सकता है। ये सही है, बन सकता है। कारण उसका क्या दिया है कि ऐसे उम्मीदवार को 8 महीने के भीतर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना होगा। तो ये जो समय का अवधि है ये गलत दिया गया है, यहाँ पे होगा 6 महीने, तब यह कथन सही हो जाता। तो कारण जो है गलत है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है मगर आर जो है रीजन इसका गलत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी ये संसद के बारे में पूछा गया है कि संसद को कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 79। इसका सबसे सरल उपाय है, देखो संसद में क्या होता है, संसद में 3 चीजें आ जाती हैं। देखो संसद है ना, तो संसद में आती है लोकसभा, राज्यसभा और संसद। यानी संसद का स और राज्यसभा का र और लोकसभा का ल। सरल सरल से याद रखेंगे, ये होगा 79, ये 80 और ये 81, ये आर्टिकल है। ठीक है, अगर संसद की बात कर दे तो 79 में रखा गया है, राज्यसभा की बात कर दे आर्टिकल तो 80 में, और लोकसभा की बात करें तो 81 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी निगम जो है भारत का सबसे पहला सार्वजनिक क्षेत्र है। इसकी स्थापना जो है कब किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट नोट कर लो। 7 अप्रैल सन 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, दामोदर घाटी निगम की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 1975 में शुरू की गई 20 पॉइंट प्रोग्राम में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो को जरूर शेयर करना अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में सबसे पहली बार इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए संशोधन किया गया था किस वर्ष, 1982 में। ठीक है, अगर इसकी स्थापना पूछ दिया जाए, अगर 20 पॉइंट प्रोग्राम में इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये इसमें जो पहला बार संशोधन हुआ 1982 में हुआ, लेकिन जो दूसरी बार संशोधन हुई थी यहाँ पे, दूसरा संशोधन, तो ये कब हुआ था, तो ये 1986 में। तो ये 3 या 4 पॉइंट जो यहाँ पे मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। सिंह और मयूर नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। जैसा कि मैंने बताया कि डांस फॉर्म से निश्चित ही रूप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कोई डांस फॉर्म दे दिया जाएगा, उसका स्टेट पूछा जाएगा, या फिर स्टेट दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएगा, उसमें से आपको बताना है कि इस स्टेट का कौन सा नृत्य है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य सिंह और मयूर नृत्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित राज्य के साथ गलत सुमेलित है। इनमें से चारों में से गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में नहीं है। सबसे पहला ये वाला आंसर गलत है, यह कर्नाटका में है, तो नोट कर लो। अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में है, मैंने बताया भी था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और सबसे पुराना है। और हेली नेशनल पार्क पहले नाम था। राष्ट्रीय काजीरंगा उद्यान ये असम में है, और पाखुई वन्य जीवन अभ्यारण्य ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों सही है, एक गलत है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका से संबंधित है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले कथन पे देखेंगे हम लोग। पहला जो ऑप्शन दिया गया पुथुकुली शॉल तमिलनाडु, ठीक है। तो आप देखो ऊपर दिए गए युग्म में से कौन सा शिल्प विरासत सही है ये आपको बताना है। तो तमिलनाडु ये सही है, और सुजनी कढ़ाई ये महाराष्ट्र की नहीं है, और उप्पाड़ा जामदानी साड़ियाँ ये कर्नाटक की नहीं है, यह कहाँ की है, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश की है। और ये कहाँ की है, सुजनी कढ़ाई ये है बिहार की, और तमिलनाडु ये पहला वाला सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक यहाँ पे सही था। ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोडाई कनाल, जो कि तमिलनाडु में है। दोस्तों टोटल 50 MCQ है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और लास्ट में जरूर अपना स्कोर बताना कि 50 में आपने कितने नंबर स्कोर किए सही सही। क्वेश्चन नंबर 30, टुसोक्स नामक घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केबल वन, यानी न्यूजीलैंड से संबंधित है टुसोक्स घास का मैदान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है। मोत्सुमोंग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड में एक जाति है एओ जाति, कौन सी जाति, एओ जनजाति है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो यह त्योहार मनाती है मोत्सुमोंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। गर्म और पिघली हुई मैग्मा के शीतलन, जमने और क्रिस्टलीकरण के कारण कौन सी चट्टान बनती है। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई है ओजोन डे मनाने की घोषणा, ठीक है। चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये डेट हो गया 1987, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34 है। माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में या किन में सिंह पुच्छी वानर, यानी जिसे मैकॉक कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों में, यानी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। आरबीआई के सबसे लंबे समय तक सेवारत गवर्नर कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टैटिक जीके का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेनेगल रामा रॉय। इनका कार्यकाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1949 से लेके 1957 टोटल 8 साल इन्होंने कार्यरत थे अपने गवर्नर के पद पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। निश्चित लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट को डैश के रूप में भी जाना जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट का अलग नाम क्या है ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुपूरक लागत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रुपए को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। रुपए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 38। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एग्जाम्स के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार अजीम ने यह नाम दिया था, ठीक है। राजकुमार अजीम कौन थे, तो औरंगजेब के पोते थे। क्या कौन थे, औरंगजेब के पोते यानी पौत्र थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या है क्वेश्चन, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम्स के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लगभग 54% यानी 54%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंथ्रेसाइट कोयला के बारे में सही है। 3 कथन दिए गए हैं एंथ्रेसाइट कोयला के बारे में। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। कैसे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95%, मतलब सबसे शुद्ध कोयला होता है
एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। जल की मात्रा 2 से 5% तथा वाष्प 25 से 40% होती है। दूसरा जो है जलते समय धुआं नहीं देता तथा ताप सबसे अधिक देता है। यह सर्वाधिक जम्मू और कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है। तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। प्रकाश रासायनिक धुंध यानी फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के किसके साथ परस्पर क्रिया से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी इंफ्रारेड भी, प्रकाश तरंगे और परागणी सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। निम्न में से किसे समुद्र के वर्षावन कहा जाता है? दोस्तों वीडियो समाप्त होने को आई है, बस आपसे रिक्वेस्ट है जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दो, और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे जरूर शेयर करें आप। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल भित्तियां। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल एक, यानी हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मेथड द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47 है। मानव शरीर का कौन सा अंग एम्फासेमा से प्रभावित होता है? यह एक रोग है, और कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े यानी लंग्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से मक्के की पत्तियों का रंग सफेद हो जाता है? बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिंक यानी Zn। इसकी अनुपस्थिति के कारण, इसकी कमी के कारण पत्तियां क्या हो जाती है? मक्के की सफेद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 49। जानवर और पौधों की कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस जो है वो पूछा जा रहा है आपसे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल भी कहा जाता है। तो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, मगर एनिमल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। और प्लांट में सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, तो ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, एक और डिफरेंस भी आप कर सकते हैं, प्लास्टिड प्लांट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरे होती हैं, क्योंकि प्लास्टिड में विभिन्न तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सूक्ष्म जैविकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के पिता यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्हें सूक्ष्म जैविकी के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, कल का जो मैंने क्विज पूछा गया था कि निक्केई किस देश का शेयर सूचकांक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और कॉन्ग्रेचुलेशन उन्हें जो बिना गूगल किए इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, बहुत लोग गूगल कर लेते हो मुझे पता है, बट जो बिना गूगल के आंसर बता रहे हैं उन्हीं का असली में काम हो रहा है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही मुबारक। चलो अब हम लोग आज के क्विज के क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का क्विज का क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में समाप्त हुआ? समाप्त किस वर्ष में हो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका आंसर सबसे पहले आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का 50 MCQ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे, और लाइक जरूर करना, लाइक किया बगैर न जाना। व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप हमारा PDF के लिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, और ये बेल का आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ये जो घंटी दबाएगा ना, आप दबाओगे तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। रोज शाम को 4 बजे मैथ और रीजनिंग क्लासेस होते हैं, रात को 9 बजे GK GS और जनरल का टेस्ट होता है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।